नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सकलदीप कुमार और ट्रेजर चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रिलैक्सो कंपनी पे एनालिसिस करेंगे और लास्टली मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कंपनी ख़रीदने लायक है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ बेसिकली आपको इन 3 चीज़ों के बारे में बताऊँगा: अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, मैनेजमेंट को फिर समझना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना। सबसे पहले हम बिज़नेस को समझते हैं और बिज़नेस को समझने के लिए सबसे पहले हमको हिस्ट्री जानना ज़रूरी है कि वो कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँचा। जैसे कि हमें लगेगा कि ये कहानी की तरह चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1971 के आसपास रमेश कुमार दुआ के दादाजी का बिजनेस स्प्लिट हुआ और इनके पिताजी को 2 बिजनेस मिला, साइकिलिंग का और फुटवेयर का, जो कि उतना कुछ खास बढ़िया से चल नहीं रहा था। रमेश कुमार दुआ मेडिकल पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनको अपना प्रिपरेशन बीच में ही ड्रॉप करना पड़ा और उनको यहाँ अपने पिताजी का हेल्प करना पड़ा। 1975 में क्या हुआ, मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लग गया, या बोले तो इमरजेंसी लग गया। तब वो दिल्ली में थे। दिल्ली में उन्होंने देखा कि सारा दुकान बंद है, बस एक ही दुकान खुला हुआ था। उन्होंने जब उस दुकान को जाके पूछा कि आप क्यों खुले हुए हैं, और वो दुकान पाटा का था। तो जब उन्होंने पूछा उनसे कि आपका दुकान बस खुला हुआ क्यों है, तो उन्होंने बोला कि वी आर ट्रांसपेरेंट, वी हैव नथिंग टू हाइड एंड वी आर अ ब्रांड। ये चीज़ उनके दिमाग में लग गया कि अगर हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे, अगर हम ब्रांड रहेंगे, तो हमारा बिजनेस चाहे कोई भी कंडीशन हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ से उनके दिमाग में आया बिजनेस को ब्रांड करना। बिजनेस थोड़ा देर पहले बताया था मैं कि बिजनेस पहले ही मिला था उनके दादाजी से ही, लेकिन बिजनेस को ब्रांड क्रिएट करने का बात उनके दिमाग में आया 75-76 में। और एक कहानी आपको, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको लगेगा। 1980s के आसपास वो यूके गए और यूके में वो प्लास्टिक एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने वहाँ अप्लाई किया, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज वो कॉमर्स बैकग्राउंड से थे। रिजेक्शन सुनने के बाद उन्होंने बस इतना ही बोला कि आप मुझे डिग्री मत दीजिए, आप बस हमें पढ़ा के छोड़ दीजिए। ये चीज़ वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर थे उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने उनको न ही एडमिशन दिया बल्कि साथ ही साथ डिग्री भी ऑफ़र की। वहाँ वो बहुत कुछ सीखे, प्लस इंडिया में जब आए तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और कंपनी को ग्रो करना शुरू किया। फाइनली जब इंडिया में शूज़ या फुटवेयर को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट किया गया 1995 में, तो रमेश कुमार दुआ ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और आईपीओ से 4.5 करोड़ रुपया उठाया। 4.5 करोड़ आईपीओ से उठाया, 1.5 करोड़ डेट लिया और 1.5 करोड़ इंटरनल एक्यूरल से, मतलब खुद का पैसा ऐड किया, और 7.5 करोड़ में एक नया फैक्ट्री बनाया, जिससे कि 50,000 शूज़ पर पेयर प्रोडक्शन होने लगा। ये था ओवरऑल हिस्ट्री कंपनी का। अब बात करें कि बिजनेस एक्चुअल में है क्या। अगर एक लाइन में कहे तो ये नॉन लेदर फुटवेयर बनाता है और बेचता है, यही एक लाइन में बोले तो। अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो अगर शुरुआत से देखें तो शुरुआत में इसको चाहिए कुछ रॉ मटेरियल। इसका जो मेजर रॉ मटेरियल वो है एवा, पीयू, रबर और थोड़ा बहुत टेक्सटाइल और पीवीसी है। अगर हम पीवीसी, टेक्सटाइल या रबर की बात करें तो उसका शॉर्टेज कभी होगा नहीं, उसका डिमांड हमेशा इंडिया में रहता है, तो ख़त्म कभी होगा नहीं इंडिया में, क्योंकि इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर और टेक्सटाइल का दिक्कत इंडिया में है नहीं। अब बात करते हैं एवा और पीयू का। एवा और पीयू, सबसे पहले बात करते हैं एवा। एवा एक केमिकल कंपाउंड है, इथिलीन विनाइल एसीटेट, जो एक पॉलीमर है। दोनों पॉलीमर एवा और पीयू, ये इसका फुल फॉर्म है इथिलीन विनाइल एसीटेट। इसका फ़ायदा क्या क्या है ये पहले जानते हैं। बहुत हल्का होता है, लो डेंसिटी होता है और कुशन बहुत बढ़िया होता है, लेकिन इसका घाटा एक है कि बहुत कदम चलने के बाद ये कॉम्प्रेस हो जाता है इसका सोल। लेकिन पीयू में यही चीज़ नहीं होता है। पीयू का फ़ायदा भी है, थोड़ा नुकसान भी है। पीयू थोड़ा सा भारी होता है बिकॉज ऑफ इट्स हायर डेंसिटी देन एवा, और बहुत ज़्यादा चलने के बाद भी ये कंप्रेस नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू एवा। तो दोनों का अपना फ़ायदा है, अपना नुकसान है। अब बात करते हैं कि इसका अवेबिलिटी क्या है, एविडेंस क्या है। कंपनी बहुत बड़ा है तो ये बार्गेनिंग पावर रखता है एवा और पीयू खरीदने के लिए, लेकिन इसका अवेबिलिटी अब चेक करते हैं। ये नेचुरल रिसोर्स तो है नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, ये है पॉलीमर। तो पॉलीमर के बारे में बात करें तो ये बनाया जाता है और इसको बनाता है मेजर केमिकल कंपनीज़, चाहे वो यूके का हो, चाहे वो जर्मनी का हो, चाहे यूएस का हो। आप चेक कर सकते हैं कि जो मेजर कंपनीज़ है, केमिकल कंपनीज़, वो बनाता है, तो इनका ख़त्म होने का चांसेस तो है ही नहीं। तो हम ये आश्वस्त हो सकते हैं कि रॉ मटेरियल का टेंशन कभी होगा नहीं। रॉ मटेरियल में इनको 2 चीज़ से ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। सबसे पहला डॉलर से और दूसरा क्रूड से।
ये दोनों का प्राइस अगर चेंज करता है तो इनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और आप लगभग हर साल का एनुअल रिपोर्ट में देखिएगा ये इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। रॉ मटेरियल के बारे में आपने समझ लिया कि वो कैसे होता है, उसका फ़ायदा क्या है और वो कहाँ बनता है। अब बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। अगर आप कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कंपनी कंटिन्यूअसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा कर रहा है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है उससे आज भले फ़ायदा हो ना हो, लेकिन इन फ्यूचर उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो फ़ायदा करेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अभी जो मार्केट में प्रोडक्ट है उसको कुछ नया रिप्लेस करेगा प्रोडक्ट जो इन फ्यूचर में होगा, और वही मेजर पोर्शन होगा प्रोडक्ट का कंपनी का। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना खर्चा करे उतना अच्छा है। ऐसा नहीं कि सब खर्चा कर दे, लेकिन खर्चा करे वो बढ़िया है। अब बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी कर क्या रहा है। कंपनी का बोलना है कि वो हर साल 200 नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है मार्केट में, और वो रियल टाइम में चेक करता है। रियल टाइम कहने का मतलब है कि हर कुछ महीनों में चेक करता है कि कौन प्रोडक्ट चल रहा है, कौन प्रोडक्ट नहीं चल रहा है। कंपनी का कहना है कि उसका टोटल 400 प्रोडक्ट मार्केट में रहता है। 400 प्रोडक्ट में से 200 प्रोडक्ट जो है वो कंटिन्यूस चेंज होते रहता है, और कंटिन्यूस मार्केट नया नया प्रोडक्ट लाते रहता है, जिससे वो मार्केट को टेस्ट करता रहता है कि कैसा चल रहा है कौन प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल आ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं फिनिश्ड गुड्स, या जो प्रोडक्ट बन गया उसके बारे में बात करते हैं। कंपनी का मेजर जो प्रोडक्ट है वो 4 ही है। ऐसे बहुत सारा प्रोडक्ट है लेकिन मेजर 4 है। सबसे पहला है रिलैक्सो हवाई चप्पल, दूसरा है फ्लाइट, तीसरा है बाहामास और चौथा है स्पार्क्स। अगर कंपनी की माने तो कंपनी का जो मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू होता है वो होता है नॉर्दर्न इंडिया में। 50% जो रेवेन्यू आता है वो नॉर्दर्न इंडिया से आता है, और जो 20% है वो ईस्टर्न में है। जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 20% ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से है, बाकी वेस्ट और साउथ पूरा का पूरा खाली है। कंपनी कैप्चर नहीं कर पाया है मार्केट साउथ और वेस्ट को। कंपनी का कहना है कि साउथ में स्पार्क्स बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, तो ग्रोथ उसका बहुत ज़्यादा है। और अगर रेवेन्यू के बाद में चर्चा करें तो कंपनी का जो प्रोडक्ट बेचा जाता है वो मेजरली 4 तरीके से बेचा जाता है, या कहीं 5 तरीके से। सबसे पहला है जो कॉमन डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर से उनको 80% रेवेन्यू आता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। वहाँ उसको कंपनी को कुछ करना नहीं पड़ता है। दूसरा और तीसरा का है कोको और फोफो। कंपनी है कोको और फोफो के बारे में मैं थोड़ा देर में बताऊंगा, बस ये समझ लीजिए कि ये कंपनी का आउटलेट है। ये इससे आता है लगभग 8%, और ऑनलाइन के थ्रू आता है लगभग 8%। आउटसाइड इंडिया जो प्रोडक्ट भेजता है उसके थ्रू आता है 4%। तो आप देखिएगा टोटल लगभग 100% हो जाता है। अब बात करते हैं कोको और फोफो के बारे में। फोफो होता है फ्रेंचाइजी ओन्ड, कोको होता है कंपनी ओन्ड। कोको में होता है बेसिकली कि कंपनी को खुद बिल्डिंग बनाना पड़ता है और सारा प्रोडक्ट ले जाकर रखना पड़ता है, सारा देख रेख उसको खुद करना पड़ता है, तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन अगर आप फोफो को देखिएगा फ्रेंचाइजी ओन्ड, इसमें क्या किया जाता है कि फ्रेंचाइजी जिसको फ्रेंचाइजी लेना है वो कंपनी को कुछ पैसा पे करता है, और अपना जो लैंड रहता है, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है उसमें कंपनी का प्रोडक्ट मंगाने के लिए उसको पैसा खुद ब खुद जमा करना पड़ता है। कंपनी को यहाँ पे थोड़ा फ़ायदा होता है, थोड़ा बेनिफिट होता है कि उसको बनाना नहीं पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी इसको बनाया क्यों है? इन दोनों को एक प्रॉफिट के पर्पज़ से नहीं बनाया है, इन दोनों को इसलिए बनाया है ताकि इन दोनों जगह से कंपनी अपना सारा प्रोडक्ट शोकेस कर सके। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप जाइएगा तो उसके पास कुछ नंबर ऑफ ब्रांड रखेगा, रिलैक्सो का आपको कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट दिखेगा। लेकिन अगर आपको उसका सारा प्रोडक्ट देखना है, 100-150 प्रोडक्ट देखना है, 200 प्रोडक्ट देखना है, तो आपको वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका वहाँ उतना स्पेस होता नहीं है। प्लस वहाँ बहुत सारा अदर ब्रांड का भी फुटवेयर रहता है, तो आपको वहाँ नहीं मिलेगा। इसीलिए कंपनी सोचा कि कोको और फोफो बनाते हैं जिससे हम अपना प्रोडक्ट को शोकेस कर सकें। कंपनी कभी ये नहीं बताता कि उसका जो मेजर रेवेन्यू आ रहा है किस प्रोडक्ट से कितना आ रहा है, ये बोलता है फॉर कंपटीशन पर्पज़, कभी ये नहीं बताता है कंपनी। अब आप बात करते हैं कि कंपनी ब्रांडिंग कैसे कर रहा है अपने प्रोडक्ट का। जैसे मैंने बताया था कि ब्रांडिंग का बात उनके दिमाग में 1975 में आया था। तो ब्रांडिंग आप अगर देखिएगा तो ब्रांडिंग बहुत पहले से कर रहा है। शुरुआत में ये क्या किया था कि दारा सिंह को लिया था एडवर्टाइजिंग के लिए, आप चेक कीजिएगा तो आपको मिलेगा। फिर बीच में बहुत सारे डिफरेंट एक्टर को लिया, लेकिन अभी ये जो मेजर 3 एक्टर को लिया है, स्पार्क्स के लिए लिया अक्षय कुमार, वो थोड़े स्पॉटी है तो उनके साथ उसको मिक्स किया स्पोर्ट्स को। दूसरा बहामास के साथ सलमान खान को लिया है। यहाँ वो मैच किया है थोड़ा रफ एंड टफ और स्टाइलिश, बहुत अच्छी तरीके से ये एडवर्टाइजमेंट को मैच कर रहा है। और तीसरा है रणवीर सिंह को थोड़ा स्टाइलिश लुक होता है। इसमें एवा और पीयू अलग ब्रांड है, लेकिन रणवीर सिंह इसका एडवर्टाइज़ कर रहे हैं बिकॉज वो थोड़ा स्टाइलिश है, इसी चलते हैं। तो यहाँ आपको पूरा बिजनेस समझ में आ गया कि कहाँ रॉ मटेरियल है, कैसे आया, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया, और प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बेच रहा है।
अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट कैपिटल एलोकेशन कैसे कर रहा है। सबसे पहले मैनेजमेंट का माइंडसेट समझना ज़रूरी है। अगर माइंडसेट समझना है तो आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप वीडियोस देखिएगा तो आपको वहाँ पता चलेगा कि कंपनी कभी बढ़ा चढ़ा के कोई चीज़ नहीं बोलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो इनसे एक बार पूछा गया कि 2021-22 तक फुटवेयर का मार्केट 1 लाख करोड़ हो जाएगा, लेकिन इन्होंने जो रिप्लाई किया वो थोड़ा अंडर एस्टिमेट करके किया। इन्होंने बोला कि 70 से 80 हज़ार करोड़ के आसपास आराम से पहुंच जाएगा। 1 लाख हो ना हो वो नहीं पता, लेकिन 80 हज़ार करोड़ तक तो आराम से पहुंच जाएगा इन्होंने बोला। तो ये ज़्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं करते हैं कोई चीज़ को, ये बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं स्कैंडल का। कंपनी के खिलाफ या रमेश कुमार दुआ के खिलाफ कभी कोई स्कैंडल या चीटिंग का चार्जेस लगा है कि नहीं। अगर इनके एनुअल रिपोर्ट को देखें तो इन्होंने कभी कहा नहीं है कि हमारे पे कुछ लगा है चार्जेस, लेकिन अगर आप पटना हाई कोर्ट का 2 केस देखिएगा तो इनके खिलाफ 2 चार्जेस लगा है, जो एक डिस्पोज हो गया और एक चल रहा है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। अब मैं केस नंबर भी दे दूंगा, आप उससे जाके खुद ब खुद पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ खास केस है नहीं। अब बात करते हैं डायरेक्टर और चेयरमैन। तो डायरेक्टर और चेयरमैन दोनों जो कुछ पीछे बोले थे वो फुलफ़िल किए कि नहीं वो चेक करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि कभी कंपनी ऐसा कुछ बोला ही नहीं है ओवर एस्टिमेट करके कि जो फुलफ़िल ना हुआ हो। इन्होंने मोस्टली बोला है कि ये डिमांड सप्लाई के अनुसार चलते हैं, और ये अब इस बार के भी बैलेंस शीट में यही बोल रहे हैं कि जैसे डिमांड होगा वैसे ही ये सप्लाई करेंगे, उसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। इन्होंने कोको और फोफो के बारे में जो कुछ साल पहले बोला था उसको ये आराम से फुलफ़िल किए और कर भी रहे हैं, अभी चल भी रहा है। अभी लगभग 400 ठो कंपनी ऑन्ड है रिटेल शॉप जो इनका खुद का है, और फ्रेंचाइजी अभी स्टार्ट ही किए हैं तो ज़्यादा नहीं है। फिर बात करते हैं रैशनैलिटी, कैंडिड और इंस्टीट्यूशनल एम्परेटिव के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं रैशनैलिटी के बारे में। कंपनी कितना रैशनल है। कंपनी ने कभी प्रॉब्लम जब भी हुआ एक्सटर्नल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया है, जैसे कि जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, कोविड, लेकिन कभी कंपनी अपना इंटरनल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते नज़र नहीं आया। भले कंपनी को हो ना हो नहीं पता मुझे, लेकिन कंपनी ने कभी सामने आके कभी ये एक्सप्लेन नहीं किया कि कंपनी की ये प्रॉब्लम है। जैसे केसेस के स्कैंडल के टाइम पे कंपनी ने नहीं कहा कि उन पे केसेस चल रहा है, जबकि एक्चुअल में आप देखिएगा तो उन पे 2 केसेस है। तो यहाँ पे रैशनैलिटी में कंपनी रैशनल मुझे नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज ही इज़ नॉट एक्सेप्टिंग द नेगेटिव पॉइंट्स हिमसेल्फ। दूसरा कैंडिड कहने का मतलब कि वो कैपिटल का एलोकेशन कैसे कर रहा है। कंपनी का कहना है कि ये बहुत कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में इसीलिए अपना सारा कैपिटल खुद ही यूज कर रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो 15% से ज़्यादा ही रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है कंटिन्यूस, उससे कम कभी नहीं है। तो कंपनी बहुत बढ़िया है क्योंकि वो खुद पैसा सारा यूज कर ले रहा है और रिटर्न भी बहुत बढ़िया दे रहा है। अब बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल एम्परेटिव का, और यहाँ बात कर लूँ कैंडिड में कि डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड बहुत कम देता है, तो जो बहुत बढ़िया बात है मेरे लिए, बिकॉज कंपनी जो पैसा यूज कर रहा है उससे ज़्यादा ग्रो कर रहा है वो। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल एम्परेटिव का कि कंपनी अपने जो मोटो था उससे कहीं भाग तो नहीं रहा है दूसरा को देख के। कहने का मतलब कि जैसे 2008 में रियल इस्टेट बूम हुआ तो क्या कंपनी रियल इस्टेट की तरफ गया, या 2000 में जब .com मोबाइल हुआ तो क्या .com की तरफ गया, या अभी कुछ ऐसा ट्रेंड हुआ जिसके तरफ भागा, जैसे लेदर की तरफ भागना या मार्केट कैप्चर करने के लिए फॉरेन को कैप्चर करने का कोशिश करना, ऐसा कुछ किया। कंपनी को देख के कभी ऐसा नहीं लगा कि कंपनी कभी इंस्टीट्यूशनल एम्परेटिव को क्रॉस करने का कोशिश किया। तो इन दोनों के केस में कैंडिडेट इंस्टीट्यूशनल एम्परेटिव बहुत बढ़िया है, लेकिन रैशनल थोड़ा मैनेजमेंट नहीं लगा। ये आप अपना परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। ये मेरा परसेप्शन था जो मैंने आपको बताया, डिसीजन आपको अपने परसेप्शन से लेना है। अब फाइनली बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं आपको सब्जेक्टिवली बताऊंगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं कि इसका वैल्यू इतना है उसका वैल्यू इतना है। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या कंपनी 5 साल में बैंकरप्ट हो जाएगा। अगर आप डेट चेक करें तो कंपनी का डेट इतना कम है कि वो कभी बैंकरप्ट होगा नहीं, लगभग 0 हो गया है डेट। तो कंपनी डेट की वजह से कभी बैंकरप्ट होगा नहीं। सडन चेंज ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर सडन चेंज फैशन में कुछ होता भी है, जैसा कि मैनेजमेंट बार बार बोलता है कि मैनेजमेंट ये जानता है कि अब वॉल्यूम ग्रो करना मुश्किल है, ये मैनेजमेंट भी मानता है, और वो अब प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहा है थ्रू फैशन। तो अपना प्रोडक्ट को प्रीमियमाइज़ करता जा रहा है। तो फैशन चेंज होने से कभी बैंकरप्ट नहीं होगा, बिकॉज ये हर कुछ महीने में प्रीमियमाइजेशन करता है और उसको रियल टाइम में चेक करते रहता है। तो 5 साल में बैंकरप्ट कंपनी होगा नहीं। मैं $1 फॉर $1 रिटेंड, अगर इसके बारे में बात करें तो आप अगर चेक कर सकते हैं इसको कि कंपनी पिछला 10 साल में 1000 करोड़ रुपया खुद में इन्वेस्ट किया है, लेकिन इसका मार्केट कैप 17,000 करोड़ रुपया हो गया।
300 करोड़ से उठ के 17,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा ही है अभी। आप आसानी से देख सकते हैं कि कंपनी जो पैसा खुद में रिटेन कर रहा है उससे ज़्यादा उसका मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है। आप किसी भी 5 साल का उठा कर देख सकते हैं, 2020 से 15, 13 से 18, 11 से 15, ऐसे कोई भी ईयर का उठा कर देख लीजिए, आपको वहाँ ग्रोथ ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। क्या ये एक अच्छा बिजनेस है? साथ ही साथ क्या एक अच्छा स्टॉक है? नो डाउट ये बहुत अच्छा बिजनेस है। फुटवेयर बहुत बढ़िया बिजनेस है। इंडिया का लीडिंग ब्रांड है रिलैक्सो, सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया का फुटवेयर के रेस्पेक्ट में। लेकिन क्या एक अच्छा स्टॉक है? इसको चेक करने के लिए आपको इसका फ्री कैश फ्लो निकालना पड़ेगा। फ्री कैश फ्लो के लिए आपको ऑनर्स अर्निंग निकालना होगा। अगर ऑनर्स अर्निंग के बारे में बता दूं तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं कि कितना कंपनी अपना जो कोर बिजनेस है उससे पैसा जनरेट कर पा रहा है कि नहीं। तो आप चेक कीजिए, आप देखिएगा कि कंपनी कंटिन्यूस अपना जो कोर बिजनेस है उससे पैसा जनरेट कर रहा है, साथ ही साथ वो कैपेक्स में भी बहुत खर्च कर रहा है। तो कैपेक्स दो तरीके का होता है, एक ग्रोथ होता है, एक मेंटेनेंस होता है। तो जो ग्रोथ कैपेक्स होता है उसको हम कैपेक्स में नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ग्रोथ कैपेक्स को बाद में यूज किया जाएगा फर्दर ग्रोथ के लिए कंपनी का। तो हम जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस से पैसा जनरेट किया है उसको डेप्रिसिएशन से जोड़ेंगे और माइनस करेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट से। ये अपना आपका निकालने का तरीका है। आप जिस तरीके से सोचते हैं कंपनी का वैल्यूएशन आप कर सकते हैं। मेरा तरीका कैसे है, अगर आपको चेक करना है तो आप मेरे वेबसाइट में आए, वहाँ मैं इसे डिस्क्राइब किया हूँ एजम्पशन लेके। वो मैं आपको समझाने के लिए एजम्पशन लिया हूँ। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट था। तो अगर बात करें ऑनर्स अर्निंग का, तो मैनेजमेंट का जो ऑनर्स अर्निंग होता है कि टोटल बिजनेस चलने के बाद कितना प्रॉफिट मैनेजमेंट के पॉकेट में गया है। ऑनर है तो मेरे पॉकेट में आया। तो इस केस में उतना कुछ खास प्रॉफिट ऑनर्स अर्निंग नहीं है कंपनी का। लगभग 100-120 करोड़ के आसपास अभी पहुंचा है, तो वो कुछ खास नंबर नहीं है एज़ कम्पेयर टू इट्स रेवेन्यू। तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है ऑनर्स अर्निंग। अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन हमको पसंद आता है जब कंपनी कंटिन्यूस बढ़ाता रहे या हाई रहे। तो इस केस में देखें तो कंटिन्यूस कंपनी 3% से उठ के 10% में आ गया, और कंपनी ये बोल भी रहा है कि वो वॉल्यूम पे अब ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, अब प्रीमियमाइजेशन पे फोकस करेगा। और यहाँ एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि क्या कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएगा तो क्या दूसरा कैप्चर करेगा मार्केट को? ऐसा कभी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ये कोई कमोडिटी बिजनेस नहीं है। कमोडिटी कहने का मतलब, मान लेते हैं हम शुगर बेचते हैं और आप भी शुगर बेचते हैं, दोनों 40 रुपये किलो शुगर बेच रहे हैं। अगर हम उसको बढ़ा के 41 रुपये कर दें तो आप मेरा मार्केट पूरा कैप्चर कर लीजिएगा। लेकिन वही अगर यहाँ देखें इस केस में, तो प्रॉफिट मार्जिन के लिए अगर कंपनी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस अगर थोड़ा बढ़ा भी देता है तो भी उसका मार्केट कैप्चर कोई नहीं कर सकता, बिकॉज ब्रांडेड में उसका कोई टक्कर का नहीं है। इसीलिए उसका मार्केट कैप्चर कर पाना बहुत मुश्किल है। कंपनी आराम से अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकता है बिना कॉम्पिटिटर को सोचे हुए, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी को देखते हैं। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी को पिछला 6-7 साल का देखें तो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है। लेकिन आपको डाउन ट्रेंड क्यों है ये भी समझना है, क्योंकि अगर आप चेक कीजिएगा तो कंपनी कंटिन्यूस डेट को डिक्रीज़ करता आया है। पिछले कुछ सालों से कंपनी कंटिन्यूस डेट डिक्रीज़ करता आया है, जिसकी वजह से उसका जो प्रॉफिट है, डेट की वजह से जो प्रॉफिट हो रहा था वो कम होता आया है, जिसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी घटा है। अगर आप पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो एज़ कम्पेयर टू उससे पिछला साल जो था उससे कम है। कहने का मतलब कि 2015 से 20 का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कम है एज़ कम्पेयर टू 2010 से 15 का। इसीलिए आपको रिटर्न ऑन इक्विटी डाउनवर्ड दिखा है। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, और ऑनर्स अर्निंग उतना कुछ खास बढ़िया है नहीं। मतलब फ्री कैश फ्लो कंपनी उतना कुछ खास जनरेट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये कंपनी उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। तो होप मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इन चीज़ों को समझना है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे वेबसाइट में आएँ, वहाँ मैं सब चीज़ को एज एजम्पशन लेके समझाया हूँ। आप वहाँ आके पढ़ें, आप अपना एजम्पशन लगाएं, क्योंकि मैं आपको एजम्पशन से बता रहा हूँ तो आपको बिजनेस को समझना होगा कि कैसे कंपनी काम करता है। तब आप एज्यूम कीजिएगा तो आपको प्रॉपर एनालिसिस समझ में आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के वीडियो को लाऊं तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में लिखें जिस कंपनी का आपको रिसर्च चाहिए, आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ और सीखना स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप मेरे वेबसाइट में आके सीख सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। और फाइनली दोस्तों, मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।